कॉमर्स स्पिरिट द CS। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के MCQs को। ये पार्ट 5 है और ये सभी पेपर 1 से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में 40 क्वेश्चन तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 5 में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 डील्स विद, यानी कि जो लागत लेखा मानक है 7 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है लेबर कॉस्ट से, यानी कि श्रम लागत से। क्वेश्चन नंबर 42 है द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। वस्तु की आधारभूत लागत की गणना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है यूनिट कॉस्टिंग का, यानी कि जो इकाई लेखांकन प्रणाली है इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट के आधारभूत लागत को निकालने के लिए। आधारभूत लागत मतलब क्या है कि उस पर मूल रूप से कितने पैसे लगे हुए हैं, ये इकाई लागत के माध्यम से ही पता चलता है। जो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है इसमें क्या होता है कि जैसे कोई प्रोसेस ए है, कोई प्रोडक्ट बनाने में 2-3 प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। प्रोसेस ए हुआ, प्रोसेस बी हुआ, प्रोसेस सी हुआ, फिर लास्ट में जाकर के प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स बनते हैं। तो उस टाइम पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, इसी से मिलता जुलता एक टर्म है जॉब कॉस्टिंग। दोनों एक साथ समझ लेते हैं। जैसे कोई काम मिला, कोई ठेका मिला करने के लिए और उसका समय बहुत ज़्यादा है, जैसे 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो काम खत्म होगा। जैसे रोड बनाने का हो गया, ब्रिज बनाने का हो गया, डैम बनाने का हो गया। तो इन सब में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रयोग किया जाता है कि जहाँ तक काम खत्म हुआ वहाँ पे करके उसके बाद नेक्स्ट उसको फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर अगले साल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है। जॉब कॉस्टिंग में भी क्या होता है कि ग्राहक कोई काम देता है कॉन्ट्रैक्ट की तरह, लेकिन ये समय बहुत कम के लिए होता है, जैसे 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर वो काम खत्म हो जाता है, तो इसलिए इसे हम लोग जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल एक्टिविटी इज कंसीडर्ड एट जॉब ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तिगत गतिविधि को लागत वस्तु के रूप में समझा जाता है। तो जैसे कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, इसको बनाने में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में यानी कि मार्केट तक पहुंचाने में डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, इसको बेचने में सेल्स डिपार्टमेंट, ये सब हेल्प कर रहे हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहती है कि जितने भी इस प्रोडक्ट को बनाने में एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं वो सब के सब कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि क्या है, ये कैरी करते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABC टेक्निक, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसमें गतिविधि को ध्यान दिया जाता है, कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं जिसकी वजह से लागत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 44 है वर्क्स ओवरहेड 40,000, टोटल मशीन आर 8,500 एंड मशीन सेटिंग आर्स इज 500, व्हाट इज मशीन आर रेट। तो मशीन आर रेट का फॉर्मूला होता है वर्क्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आर। तो यहाँ पे मशीन आर कितना दिया हुआ है, 8500, और उसके साथ साथ दिया हुआ है कि 500 का मशीन को सेट करने का समय लगा हुआ है। तो हमेशा यहाँ पे एक्चुअल मशीन आर को रखेंगे, यानी कि मशीन ने एक्चुअल में काम कितने समय किया है। तो 8500 घंटे में से 500 तो उसको सेट करने के लिए लग गया, मशीन को चलाना, किस तरीके से उसको सेट करना है, वो सारी चीज़ें करने में चला गया। तो हम लोग 40,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 8000 से। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 5 पर आवर, 5 रुपये प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 46 है लेबर टर्नओवर मीन्स, श्रम कारोबार नहीं होगा, यहाँ पे होगा टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक साल में कोई चीज़, एक स्पेसिफाइड टाइम है, उसमें एक चीज़ कितनी बार घूमती है, उसमें इसके रूप में कैसा परिवर्तन होता है, उसे हम लोग टर्नओवर कहते हैं। जैसे कंपनी में रॉ मटेरियल आता है, उसको थोड़ा सा काम किया जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस बनता है, थोड़ा सा बना, फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड बनता है, फिर वो बिक जाता है, सेल्स बनता है, फिर उस पैसे से रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं। तो ये रूप में परिवर्तन हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिक्री कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्नओवर कहते हैं। तो इस टर्नओवर को पूछा है कि लेबर के कॉन्टेक्स्ट में बताइए क्या होता है। टर्नओवर जनरेटेड बाय लेबर, यानी कि जो श्रम है उसने बिक्री बढ़ाई है, इसे हम लोग कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेट ऑफ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि एक निर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत श्रम बल की संरचना में जो परिवर्तन हुआ है उसे हम लोग लेबर टर्नओवर कहेंगे। ये बिल्कुल सही है कि किसी भी स्पेसिफाइड टाइम में जितना भी उनके कॉम्पोजिशन में चेंजेस आए हैं, जो भी उनका चेंज हुआ है, उसे हम लोग लेबर टर्नओवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है फैक्ट्री ओवरहेड कैन बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ, फैक्ट्री उपरिव्यय का आधार किस आधार पर शुल्क किया जा सकता है या प्रभारित किया जा सकता है। तो ये किया जाता है लेबर कॉस्ट के बेस पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 लेबर कॉस्ट इज सेकंड एलिमेंट ऑफ
श्रम लागत किसका दूसरा तत्व है? तो ये लागत का दूसरा तत्व है। पहला तत्व क्या है लागत का? ये है रॉ मटेरियल या मटेरियल। दूसरा क्या है? डायरेक्ट लेबर। तीसरा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉस्ट एसोसिएट्स विद द लेबर टर्नओवर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू। श्रम टर्नओवर से जुड़ी लागतों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रिवेंटिव कॉस्ट ओनली, केवल निवारक लागत, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ओनली, केवल प्रतिस्थापन लागत, बोथ या मशीन कॉस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। प्रिवेंटिव मतलब क्या है? जैसे टर्नओवर का मतलब क्या है कि आपके यहाँ कंपनी में लेबर आ रहे हैं, आपकी कंपनी को छोड़ करके जा रहा है, फिर नए लेबर आ रहे हैं, फिर वो छोड़ के जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? कंपनी को इससे लागत भी तो आएगी। कंपनी को उनको ट्रेन करना पड़ेगा, कंपनी में वो काम करेंगे, फिर पता चला जैसे ट्रेन हुआ वैसे वो कंपनी छोड़ के भाग गए, तो कंपनी को उससे नुकसान होता है। तो वो इससे बचने के लिए भी इसमें लागतें जोड़ती है। प्लस अगर हमारे यहाँ से कोई लेबर गया तो उसको लाने के लिए, दूसरा लेबर उसकी जगह पे लाने के लिए कुछ तो लागत लगेगी। तो ये दोनों किससे जुड़े होते हैं? टर्नओवर से जुड़े होते हैं, लेबर टर्नओवर से। क्वेश्चन नंबर 50 है, डायरेक्ट लेबर मीन्स। प्रत्यक्ष श्रम का अर्थ क्या होता है? लेबर विच कैन बी कन्वेंटली एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट। किसी लागत इकाई से विशेष रूप से हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इन सब का डेफिनेशन यही है। बस शब्दों को हटा दिया जाए, जैसे मटेरियल को हटा दिया जाए, लेबर को हटा के मटेरियल लगा दिया जाए तो डायरेक्ट मटेरियल का डेफिनेशन हो जाएगा। लेबर को हटा करके हम लोग एक्सपेंसेस को रख दें तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो जाएगा। तो जब भी किसी लागत इकाई के साथ हम उसको जोड़ सकें आसानी से, वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, द टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन सेंटर शुड बी। प्रत्येक उत्पादन केंद्र की कुल ऊपरी व्यय लागत कितनी होनी चाहिए? कॉस्ट एलोकेटेड डायरेक्टली टू प्रोडक्शन सेंटर। जब ऊपरी व्यय की बात होगी तो डायरेक्टली कभी भी बात नहीं होगी। शेयर्ड कॉस्ट अपोर्शन टू द प्रोडक्शन सेंटर, उत्पादन केंद्र के लिए विभाजित साझा लागत, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अ शेयर कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट अपोर्शन टू द प्रोडक्शन सेंटर, प्रत्येक सेवा विभाग की लागत का एक हिस्सा उत्पादन केंद्र के लिए विभाजित। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ऊपरी व्यय के आवंटन की बात हो रही है। तो जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं डिपार्टमेंट, उन सबको बांटा जाता है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज ऑल्सो नोन एज। एक पूर्व निर्धारित ऊपरी व्यय अवशोषण दर को किस रूप से और जाना जाता है? तो इसे हम लोग जानते हैं द फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड, यानी कि निश्चित रूप से जितने भी ऊपरी व्यय को लागू किया गया है, लगाया गया है, उस नाम से। क्वेश्चन नंबर 53 है, ये 3 फॉर्मूले दिए गए हैं, तीनों को आप याद कर लीजिएगा। श्रम टर्नओवर को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड और फ्लक्स मेथड, इन तीनों के माध्यम से मापा जा सकता है। अब याद आप कैसे करेंगे फॉर्मूला? रिप्लेसमेंट मेथड है, यानी कि हम लोगों ने कितने लोगों को अपने यहाँ से निकाल करके उनकी जगह पे दूसरे लोगों को लेके आए, तो ये क्या हो गया? रिप्लेसमेंट हो गया। जैसे अब कंपनी में ए, बी और सी 3 काम कर रहे थे, ए को निकाल करके हम डी को लेके आ गए, तो कितने लोग को रिप्लेस किया? 1 लोग को। तो क्या करेगा? सबसे ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, 1 हो गया, डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर क्या है कि स्टार्टिंग में आपके पास कितने वर्कर थे और एंड में आपके पास कितने वर्कर थे, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो ये आपका एवरेज नंबर आ जाएगा। ये तीनों के लिए है, तीनों में यही यूज़ होता है कि स्टार्टिंग में आपके पास कितने लेबर थे, एंड में कितने आपके पास लेबर थे, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे जोड़ करके, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आता है। तो ये हो गया रिप्लेसमेंट मेथड। सेपरेशन मेथड क्या है कि हमको कितने लोग छोड़ के चले गए, तो नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ये लिखेंगे। मान लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई थे, बी और सी छोड़ करके कंपनी को चले गए, तो कितने लेबर गए? 2 वर्कर। डिवाइड किससे कर देंगे कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे? 5 थे, और एंड में अभी कितने हैं? 3 हैं। 5 3 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करिए तो कितना हो गया? 4, यानी कि 2/4। जब सॉल्व करेंगे तो इस सेपरेशन मेथड के माध्यम से लेबर टर्नओवर आ जाएगा। तीसरा क्या है आपका? फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मतलब ये इन्होंने दिया था कि जितने लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया और जितने लोगों ने कंपनी को छोड़ा, दोनों को जोड़िए और एवरेज नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए, ये है फ्लक्स मेथड। तो इन तीनों फॉर्मूले को आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप, और इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54,
अनअवॉइडेबल कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर, यानी कि हमारे यहाँ से लेबर जाएं, हम लेबर को बुलाएं, इसके लिए अनअवॉइडेबल यानी कि कौन सा ऐसा कारण है जिसको हम लोग टाल ही नहीं सकते, उसकी वजह से होगा ही होगा। डिस्चार्ज ऑफ एन इनएफिशिएंट वर्कर, हमारे यहाँ कोई ऐसा वर्कर काम करता है जो कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो वो तो जाएगा ही जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ वर्कर्स ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस, अब बहुत लंबे समय से वो एब्सेंट ही है तो उसको भी छुट्टी देना जरूरी है। रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्क, अब काम नहीं है कंपनी में तो कर्मचारियों की छटनी हो रही है। ये तीनों क्या है, अनअवॉइडेबल है, जिसको टाल नहीं सकते हैं, हमको करना ही पड़ेगा, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाई लेबर टर्नओवर कैन बी रिप्लेस्ड बाई, उच्च श्रम कारोबार को निम्न द्वारा कम किया जा सकता है। एक्चुअली ये कारोबार नहीं होगा, इसकी हिंदी नहीं समझ में आ रही कि टर्नओवर को हिंदी में क्या कहेंगे। फेयर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, अब हमारे यहाँ अगर कंपनी में आप काम कर रहे हैं और अच्छे से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, पैसे से भी और बिना पैसे के भी मोटिवेशन मिल रहा है, तो कोई भी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा। सूटेबल वर्किंग इन्वायरमेंट, अच्छी तरीके से कार्य करने की जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जो प्रबंधन में भागीदारी है, यानी कि जो वर्कर हैं उनके भी बातों को तवज्जो दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे लेबर टर्नओवर कम होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिवेंटिव कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, यानी कि श्रम टर्नओवर को बचाने के लिए कौन सा लागत नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, यानी कि आप इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए लागत लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, लेबर टर्नओवर कम होगा, तो ये क्या कर रहे हैं, आप बचा रहे हैं लेबर टर्नओवर से, तो ये तो लागत हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज़, शैक्षिक सुविधाएं आप प्रदान कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, लेबर हमारा छोड़ करके नहीं जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड मील्स, यानी कि रियायती भोजन प्रदान कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, लेबर टर्नओवर को बचाने के लिए लागत की जा रही है। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू वर्कर, लेबर टर्नओवर मतलब क्या है कि हमारे यहाँ से जा रहे हैं और हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो अगर हमारे यहाँ के आने के लिए लागत हम लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग लेबर टर्नओवर को बचा नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि इसमें से नॉन प्रिवेंटिव क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, यानी कि हमारे यहाँ से एक लेबर गया, उसकी जगह पे किसी दूसरे को हम लेके आ रहे हैं, तो ये प्रतिस्थापन हुआ। अब पूछा है कि कौन सा उसका लागत नहीं है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ न्यू वर्कर, अब दूसरे वर्कर को लेके आएंगे तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग तो लगेगा ही। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोडक्शन, अगर हमारे यहाँ से कोई लेबर छोड़ के चला गया है तो जब तक दूसरा लेबर नहीं आएगा तब तक तो कम प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, तो ये भी लागत हुई। लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर, जाहिर सी बात है अगर कोई नया श्रमिक आएगा तो उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं रहेगी जितना पुराने वाले लेबर के पास थी। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट वर्किंग कंडीशन, काम करने की स्थिति के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करना, तो ये किससे रिलेटेड है, जो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन किए हैं उससे पॉइंट रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रिप्लेसमेंट का नहीं है, ये प्रिवेंटिव है कि हम लोग लेबर टर्नओवर को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन, समय अध्ययन का उद्देश्य किसको निर्धारित करना होता है, तो ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है कि जो टाइम स्टडी किया जाता है वो इस बात के लिए किया जाता है किसी भी कार्य को करने में कितना समय लग सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द प्रॉपर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक उचित समय कितना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, टाइम एंड मोशन स्टडी इज ऑल्सो नोन एज, समय और गति अध्ययन को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं मेथड स्टडी, यानी कि जैसे कोई भी कार्य है तो उसको करने में कितना समय लगेगा, किस तरीके से करेंगे तो वो काम कंप्लीट हो जाएगा, कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका मेथड स्टडी का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, आइडल टाइम अराइजेज ओनली व्हेन द वर्कर्स आर पेड ऑन, निष्क्रिय समय तभी उत्पन्न होता है जब श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, तो निष्क्रिय समय मतलब क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि वो समय जिसके लिए लेबर को पेमेंट तो किया जा रहा है, पे किया जा रहा है, लेकिन वो उस समय पे कार्य नहीं कर रहा है, तो ये किस में होगा, अगर कार्य आधार पे रहेगा तो वो जितना काम करेगा, चाहे वो 10 घंटा आइडल टाइम बिताए, लेकिन अगर वो 10 यूनिट बनाएगा तो हम पैसा तो उसी का देंगे, लेकिन जब वो टाइम बेसिस पे आता है, समय आधार पे, उस समय पे टाइम आइडल टाइम अराइज होने की संभावनाएं रहते हैं, क्योंकि हम उसको समय के आधार पर पेमेंट कर रहे हैं। 5 घंटे का है तो 5 घंटे के हिसाब से हम लोग पेमेंट किए, भले वो 4 घंटे या 2 घंटे ही काम किया हो, तो इसलिए आइडल
टाइम बेसिस के आधार पर आता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेज पेमेंट इज मोस्ट सुटेबल वेयर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्क इज प्राइमरी इंपॉर्टेंस। यानी कि वेतन भुगतान की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें गुणवत्ता और किसी कार्य की को अच्छी तरीके से करना प्राथमिक हो, तो उस समय पे किसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो इस टाइम पे कार्य दर प्रणाली, यानी कि आप काम को ठीक से करिए, पीस रेट सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। जितना अच्छा काम होगा उस हिसाब से पेमेंट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम इज। असामान्य निष्क्रिय समय की लागत क्या होती है। तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे चार्ज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम लागत का हिस्सा नहीं है। बेसिस वेजेस, यानी कि जो आधारभूत मजदूरी रहती है वो तो उसका पार्ट है। जो DA होता है यानी कि महंगाई भत्ते, ये भी इसका पार्ट होता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF, जो प्रोविडेंट फंड होते हैं उसमें नियोक्ता का अंशदान, ये तीनों इसके पार्ट होते हैं। लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, यानी कि कर्मचारी खुद अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है PF में, तो ये क्या है, लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ये जो एम्प्लॉय है वो अपना खुद बचत कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हेन ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर्स ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी। यदि किसी कार्य को पूरा करने के लिए ओवर टाइम की आवश्यकता होती है तो ओवर टाइम प्रीमियम कैसा होना चाहिए। तो ओवर टाइम को क्या किया जाता है, ओवरहेड कॉस्ट पे चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि ये मूल लागत का तो पार्ट है नहीं, ये ओवरहेड की तरह इसको चार्ज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, लेबर प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग। श्रम उत्पादकता की तुलना किस प्रकार से की जा सकती है। एक्चुअल टाइम विद स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय को वास्तविक समय से तुलना करके, टोटल आउटपुट विद टोटल मैन आवर, यानी कि कुल मानव घंटे का कुल उत्पादन के साथ, एडेड वैल्यू फॉर प्रोडक्ट विद टोटल वेजेस, यानी कि मजदूर ने कितना काम किया है प्लस उसको कितना पेमेंट किया गया है। तो इन तीनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, पीस रेट मेथड ऑफ वेज पेमेंट इज सुटेबल वेयर। मजदूरी भुगतान की दर पद्धति उपयुक्त है, कहाँ पर ये पद्धति उपयुक्त होती है। तो अगर प्रोडक्ट आपको बढ़िया क्वालिटी वाला चाहिए और वो बार बार रिपीट होता रहता है कार्य, तो आप कार्य दर को अपना सकते हैं। आउटपुट ऑफ वर्कर कैन बी मेजर्ड, यानी कि जो कर्मचारी है उसके उत्पादन को मापा जा सकता है, कितना वो काम कर रहा है। और अगर उत्पादन को बढ़ाना हो, तो ये तीनों सही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, द पेमेंट टू इनडायरेक्ट लेबर फ्रॉम पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। अप्रत्यक्ष श्रम का भुगतान निम्नलिखित में से किस मद का भाग होता है। तो अगर अप्रत्यक्ष श्रम का भुगतान हम लोग कर रहे हैं तो वर्क्स ओवरहेड, यानी कि ये फैक्ट्री ओवरहेड का भी पार्ट हो सकता है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि कार्यालय का भी हो सकता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अप्रत्यक्ष है, अगर प्रत्यक्ष रहता तो प्राइम कॉस्ट का रहता। इनडायरेक्ट है, यानी कि ये कहीं का भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, द पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर फ्रॉम पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। ये सॉरी फिर से रिपीट होगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 का भी आंसर वही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अनअवॉइडेबल कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर। श्रम टर्नओवर का अपरिहार्य कारण क्या है। डिस्चार्ज और इनएफिशिएंट वर्कर, यानी कि असक्षम श्रमिक है उसको काम से निकालना। डिस्चार्ज और वर्कर्स ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस, अगर बहुत लंबे समय से वो अनुपस्थित हो रहे हैं तो उनको कर्मचारियों को छुट्टी दे सकते हैं। रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्क, काम में कमी आई है इसकी वजह से कर्मचारियों की छटनी भी की जा सकती है। तो ये सभी क्या है, अनअवॉइडेबल रीज़न है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इनकी वजह से लेबर टर्नओवर होगा ही होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 70, हाई लेबर टर्नओवर कैन बी रिड्यूस्ड बाई। उच्च श्रम कारोबार को किस प्रकार से हम लोग कम कर सकते हैं। तो उनको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे करके ये कम कर सकते हैं, कंपनी हमारे छोड़ के ना जाए, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन दे सकते हैं और उसके साथ साथ मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन दे करके। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब अपलोड हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं वो पेपर 2 से रिलेटेड ही बस बाकी है। और BRF का 1 या 2 चैप्टर बाकी है जिसको एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं वहाँ,
तो आप जा करके टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जा करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पता नहीं दिमाग में रहता है कि नहीं रहता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार गलत हो जाएगा तो दोबारा वो भूलेगा नहीं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे ज़रूर शेयर हो जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।